वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। तो इसमें क्या दिया है, द कंपनी हैज गिवन रवि अ हाउसिंग लोन ऑफ ₹5 लाख ऑन 1 October 2019 एट द रेट 6% इंटरेस्ट पर एनम। The entire loan is outstanding till the end of the financial year. Determine the taxable amount of interest for the assessment year 20 to 21, assuming that the rate of interest on housing loan charged by the State Bank of India is 10% per annum। तो देखिए यहाँ पर क्या था, मिस्टर रवि ने हाउसिंग लोन ले रखा है 5 लाख का 1 October 2019 को। किस रेट सर? 6% पर एनम इंटरेस्ट के रेट पर। एंड जो उनका लोन है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है टिल द एंड ऑफ द ईयर, मीन्स उन्होंने बिल्कुल भी रीपे नहीं किया है फाइनेंशियल ईयर में। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इसको कंपेयर करते हैं इंटरेस्ट के रेट को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेट से। कि एसबीआई का जो रेट होता है उसको हम किससे कंपेयर करते हैं, जिस रेट पर हमें एम्प्लॉयर से लोन रिसीव हुआ हो। तो देखिए एसबीआई का रेट कितना है, 10%। एंड किस रेट पर यहाँ पर इंटरेस्ट में, किस इंटरेस्ट रेट पर मिस्टर रवि को मिला है यहाँ पर लोन, 6% पर एनम इंटरेस्ट पर। तो यहाँ पर इनको बेनिफिट कितने परसेंट का हो रहा है, 4% का। तो जितने परसेंट का एसबीआई के रेट के कंपैरिजन में बेनिफिट होता है वो होता है टैक्सेबल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देखिए कितना परसेंट टैक्सेबल होगा, 4%। अमाउंट कितना था, 5 लाख, तो हम 5 लाख का 4% कैलकुलेट करेंगे। बट किस डेट को लिया है, 1 October को। इट मीन्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का यहाँ पर इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पर हम 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 5 लाख इंटू 4/100 इंटू 6/12, या फिर हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो भी हाफ ईयर का ही होगा। तो हमारा कितना अमाउंट आ जाएगा, 10,000 रुपीज। ये होगा हमारा टैक्सेबल इंटरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, Mrs. R is an employee getting monthly salary of ₹40,000 plus DNS pay of ₹4,000 per month. She contributed 15% of her salary and DNS pay to a provident fund to which her employer contribute an equal amount. Interest on provident fund is determined at the rate of 12% per annum, which amounted to ₹72,000 for the previous year. She paid professional tax ₹2,000. What will be her taxable salary for the assessment year 21 to 22 if द प्रोविडेंट फंड इज रिकॉग्नाइज एंड सेकंड है अनरिकॉग्नाइज। तो यहाँ पर हमें टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करना है दो केसेस में, कि जब प्रोविडेंट फंड क्या हो, पहला केस है कि टैक्स वो प्रोविडेंट फंड आपका क्या हो, रिकॉग्नाइज हो। सेकंड है कि जब प्रोविडेंट फंड क्या हो, अनरिकॉग्नाइज हो। तो पहले हम फर्स्ट वाले केस को सॉल्व कर रहे हैं, व्हेन प्रोविडेंट फंड इज रिकॉग्नाइज। तो देखिए सैलरी उनका कितना है यहाँ पर, 40,000 यहाँ पर मंथली सैलरी है। तो 40,000 टू 12, 1 ईयर का हमारे निकल के आ जाएगा 4,80,000। डीएनएस पे कितना है, 4,000 पर मंथ, तो 4,000 इंटू 12, 1 ईयर का कितना हो जाएगा, 48,000 डीएनएस पे आ गया। देन देखिए जब आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉयर, तो अगर उसने 12% से ज्यादा किया हो एम्प्लॉय की सैलरी के, ठीक है, इफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट एक्स ओवर 12% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, देन जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, आपका टैक्सेबल होगा। मीन्स 12% तक तो आपका क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। अगर 12% से ज्यादा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है पीएफ में, तो जितना एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, टैक्सेबल होता है। यहाँ पर हमें देखिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना कंट्रीब्यूट किया, 15% कंट्रीब्यूशन किया है मिसेस आर ने, और एंड इतना ही इक्वल अमाउंट किसने कंट्रीब्यूट किया, उसके एम्प्लॉयर ने। तो हम कौन सा पार्ट देखते हैं, हम देखते हैं कि एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, हमें उससे मतलब होता है। तो 12% तक एग्जाम्प्ट है, जबकि यहाँ पर कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है एम्प्लॉयर, 15%। इट मीन्स 15% किया है, 12% एग्जाम्प्ट रहता है। इट मीन टैक्सेबल कितने परसेंट हो गया, टैक्सेबल हो गया यहाँ पर 3%। तो हमें यहाँ पर सैलरी का 3% अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि टैक्सेबल अमाउंट होगी। चलिए देखिए, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा वो अपना।
सैलरी थी कितना आपका 4,80,000 प्लस 48,000, क्योंकि डीएनएस पे को सैलरी जब हम आरपीएफ का कैलकुलेशन करते हैं तो सैलरी के पर्पज से उसको सैलरी में ऐड किया जाता है। तो 4,80,000 प्लस कितना हो जाएगा आपका, 4,80,000 हम प्लस कर देंगे 48,000, तो इसका टोटल आ जाएगा 5,28,000। इन दोनों का टोटल कितना होगा, 5,28,000। अब हम इसका कितना परसेंट कैलकुलेट करेंगे, 3%। तो इसका हम 3% कैलकुलेट करते हैं, देखिए कितना अमाउंट आएगा, 5,28,000 का 3% होगा 15,840 रुपीज। तो हमारा क्या आ गया, 3% आ गया 5,28,000 का, मतलब 4,80,000 प्लस 48,000 हमने किया था। इन दोनों को ऐड करने से आया था 5,28,000। देन इसका हमने क्या निकाला, 3% जो कि टैक्सेबल पीएफ का अमाउंट था, तो वो आ जाएगा आपका 15,840 रुपीज। देन यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट कितने रेट से मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है 12% पर एनम, और जबकि पीएफ पर इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है 9.5%। कितना एग्जेम्प्ट होता है, 9.5%। 9.5% से जितना ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है पीएफ पर वो क्या होता है, टैक्सेबल। तो यहाँ पर कितना रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है यहाँ पर 12%, जबकि एग्जेम्प्ट कितना होता है 9.25। तो यहाँ पर 9.5 यहाँ पर एग्जेम्प्ट होता है, जबकि रिसीव हो रहा है 12%। इट मीन्स टैक्सेबल कितना होगा, यहाँ पर टैक्सेबल होगा 2.5%। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 2.5% का अमाउंट कितना है। देखिए, तो टोटल 12% इंटरेस्ट कितना था, 72,000। अब हमें इसमें से कितना निकालना है, 2.5। कैलकुलेट कर लीजिए, 72,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 12, तो आपको आ जाएगा 15,000। देखिए कैसे निकालेंगे हम, 72,000, हम इसमें से कितना टैक्सेबल निकालना है 2.5%, तो इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय, अभी कितने परसेंट अमाउंट था, ये 12% इंटरेस्ट था, तो 12 से हम डिवाइड कर देंगे, तो आपका निकल के आएगा 15,000 रुपीज, जो कि आपका टैक्सेबल इंटरेस्ट है आरपीएफ पर। ठीक है, देन हम ऐड कर देंगे तो टोटल ग्रॉस ग्रॉस सैलरी निकल के आ जाएगी 5,58,840 रुपीज। देन इसमें से लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि कितना होता है 50,000 रुपीज का, एंड प्रोफेशनल टैक्स। तो देखिए यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स भी इन्होंने पे किया है कितना, 2,000 रुपीज का, तो ये भी डिडक्टेबल होता है, इसको भी हम लेस कर देंगे तो टोटल लेस होगा 52,000। तो टैक्सेबल सैलरी निकल के आएगी 5,06,840 रुपीज। चलिए हम दूसरे केस में देखते हैं कि जब प्रोविडेंट फंड अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड होगा तो उस केस में क्या टैक्सेबल अमाउंट आएगा। तो सैलरी सबसे पहले, डीएनएस पे, एंड यूपीएस यूपीएफ के केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता है, तो यहाँ पर इसमें अदर पे कुछ भी नहीं आएगा, तो इन दोनों को ये ऐड कर देंगे 480 और 48,000 को, तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगी 5,28,000। देन इसमें से लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ प्रोफेशनल टैक्स, तो टैक्सेबल सैलरी निकल के आएगी 4,76,000 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 14, देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे। सुरेश इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ही रिसीव सैलरी ऑफ ₹50,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंसेस 55 रुपीज पर मंथ, एंड एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 5,000 रुपीज पर मंथ। कंप्यूट द अमाउंट डिडक्टेबल फ्रॉम एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है कि एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का कितना अमाउंट डिडक्टेबल है, मीन्स कितना एग्जेम्प्ट है। तो देखिए जब हमें एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का एग्जेम्प्ट अमाउंट निकालना हो तो उसके 3 पॉइंट होते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, बेसिक सैलरी कितना है, 50,000 पर मंथ है, तो 1 ईयर का कितना होगा, 50,000 इंटू 12, तो 1 ईयर का हमारा निकल के आ जाएगा 6 लाख रुपीज। 50,000 इंटू 12 कर देंगे तो 6 लाख हमारा 1 ईयर का बेसिक सैलरी आ गया। देन हमें इसका कितना पार्ट निकालना होता है, 1/5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1,20,000। देन सेकेंड पॉइंट होता है 5,000 रुपीज, जो कि आपका एक मैक्सिमम लिमिट गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है। देन आपका आता है एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव। तो देखिए एक्चुअल कितना अमाउंट रिसीव हुआ है 5,000 पर मंथ, इट मीन 1 ईयर का कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 60,000। देन हम देखते हैं जो तीनों में सबसे क्या होता है, लीस्ट अमाउंट होती है। तीनों में क्या होता है, सबसे लीस्ट मीन्स स्मॉल अमाउंट होती है, तो तीनों में सबसे छोटी अमाउंट क्या है, 5,000। तो 5,000 आपका होगा एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। द लीस्ट ऑफ ऑल दी अबव अमाउंट 5,000 विल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है। Mr. X, an employee with a furniture dealer, submit the following particulars of his income for the assessment year 22 to 23, and you are required to compute his gross salary. Basic salary on 1st April 2021, 12,000 per month. DNS allowances at rupees 1,000 per month, which is taken into account for retirement benefits. Free unfurnished accommodation in Mumbai. The rent paid by the employer is 5,000 rupees per month. On 1st September 2021, his employer requested him to revise terms of employment due to the bad financial position of the company. The revised terms were basic salary 10,000 per month from 1st September 2021, DNS allowances 700 per month, no accommodation to be provided. For this revision in his terms, his employer paid him a lump sum of rupees 20,000 when he agreed to such revision. His employer also sold him on 1st June 2021 old furniture for rupees 3,000, and cost of furniture on 1st April 2019 was rupees 10,000. Assume that salary is due on the last day of the month. चलिए तो इसकी हम ग्रॉस सैलरी फाइंड करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी फॉर दिस असेसमेंट ईयर 22 टू 23। तो देखिए यहाँ पर दो केस है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। देखिए दो केसेस किस तरीके से कि आपके यहाँ पर सैलरी के दो अलग अलग पॉसिबल केसेस दिए हैं। एक तो हमारा केस क्या था कि भाई पहले उन्हें बेसिक सैलरी मिल रहा था 12,000 पर मंथ, फिर उन्हें 1 सितंबर से कितना मिलने लगा 10,000 पर मंथ। तो आपका अप्रैल से लेकर के अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है, अगस्त तक मीन्स कितने मंथ्स होंगे 5 मंथ्स तक कितना सैलरी मिलेगा मिस्टर सुरेश को 12,000 पर मंथ। तो 12,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60,000। देन उसके बाद कितना मिल रहा सितंबर से 10,000 पर मंथ। तो सितंबर से 31 मार्च तक 7 मंथ होंगे। तो 10,000 इंटू 7 कितना हो जाएगा 70,000। देन देखिए डीएनएस अलाउंसेस पहले कितना मिल रहा था 1,000 पर मंथ, तो 5 मंथ तक 1,000 मिलेगा तो 5,000। इसके बाद नेक्स्ट 7 मंथ्स के लिए मिल रहा है उन्हें 700 पर मंथ, तो आ जाएगा 4,900। ऐड कर देंगे तो हमारा ये हो गया 1,39,900। देन अब हमें यहाँ पर निकालना है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। देखिए तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस हम यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या था, फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन इन मुंबई, द रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर इज 5,000 पर मंथ। तो यहाँ पर एम्प्लॉय को एक फ्री अनफर्निश्ड हाउस मिल रहा है मुंबई में, एंड उसके लिए एम्प्लॉयर रेंट कितना पे करता है 5,000 पर मंथ। देखिए तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो 5,000 पर मंथ पे कर रहा 5 मंथ्स के लिए है। तो 5,000 इंटू 5 कितना आ जाएगा 25,000। एंड दूसरा पॉइंट आता है आपका 15% ऑफ सैलरी। तो सैलरी में आपका बेसिक सैलरी ऐड होता है, ऑल मॉनिटरी बेनिफिट्स ऐड होते हैं, और आपका डीए होता है ऐड अगर वो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट के पर्पज से गिवन हो। यहाँ पर रिटायरमेंट बेनिफिट के पर्पज से गिवन था तो हम डीओ को भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो आपका 15% ऑफ सैलरी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए था कितना हमें जिस टाइम पीरियड के लिए अकोमोडेशन मिल रहा सिर्फ उसी का सैलरी देखेंगे तो 60,000 प्लस 5,000, क्योंकि 5 मंथ्स ही मिला है। तो सैलरी कितनी हो रही 65,000, इसका हम 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9,750 रुपीज। ठीक है, 65,000 का 15% कितना आ जाएगा 9,750 रुपीज। अब हम कंपेयर करते हैं कि दोनों में से जो भी क्या हो लीस्ट अमाउंट हो कम हो। तो 25 और 9,750 में कम क्या है 9,750, तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा वैल्यू हो गया किसका, रेंट फ्री हाउस का। देन यहाँ पर हम बात करते हैं फर्नीचर की। देखिए तो उन्हें एक फर्नीचर भी प्रोवाइड किया गया था। द एम्प्लॉयर ऑल्सो सोल्ड हिम ऑन 1st जून 2021 ओल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 3,000। ठीक है, 3,000 फर्नीचर सोल्ड किया जिसकी कॉस्ट कितनी थी 10,000 रुपीज थी। देखिए तो यहाँ पर एम्प्लॉय को बेनिफिट कितना हुआ है 10,000 कॉस्ट थी। ठीक, इस पर क्या लगा देंगे डेप्रीसिएशन लगा लेंगे 2 इयर्स के लिए, क्योंकि 2 इयर्स बाद सोल्ड किया है। तो 10,000 का 10% डेप्रीसिएशन लगता है, और इस पर किस पर फर्नीचर पर, तो कितना आ जाएगा 10,000 का 2 इयर्स के लिए 10% के रेट से 2,000, तो कितनी वैल्यू बची उसकी 8,000। 8,000 वैल्यू बची, जबकि एम्प्लॉयर को दिया सिर्फ कितने में 3,000 में। इट मीन्स बेनिफिट कितना हो रहा है एम्प्लॉय को,
एम्प्लॉय को 3000 में दिया है 8000 वाला फर्नीचर, इट मीन्स 5000 का बेनिफिट है, तो 5000 क्या हो गया यहाँ पर, टैक्सेबल वैल्यू होगी किसकी, फर्नीचर की। तो फर्नीचर की वैल्यू को ऐड कर देंगे 5000। देन कंपनसेशन रिसीव हुआ है टर्म्स में रिवीजन करने के कंपनसेशन में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20000 फुली टैक्सेबल होता है। सभी को ऐड कर देंगे तो ग्रॉस सैलरी कितना निकल के आ जाएगा 1,74,650 रुपीज। चलिए देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। Mr. X has furnished the following details with regard to his salary income for the year ended 31st March 2022. Salary at rupees 12,000 per month, bonus at 6 month salary, bonus कितना मिल रहा 6 month salary के इक्वल। Traveling allowances for tour at rupees 300 per month, entertainment allowances of rupees 500 per month, commission equal to 4 months pay, commission कितना मिल रहा है 4 months salary के इक्वल, ठीक है 12,000 to 4 कर देंगे। Then he also provided with free furnished quarter in a city population 15 lakh, valued at rupees 3,000 per month, and furniture and fitting of the value of rupees 10,000, means furnished house मिल रहा है जिस किस सिटी में, जहां का आपका पॉपुलेशन है 15 लाख और फर्नीचर एंड फिटिंग का वैल्यू कितना है 10,000। ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद फ्री लंच एट द कंपनी वैल्यूड एट ₹60। तो फ्री लंच का कितना वैल्यू एग्जाम्प्ट होता है 50 रुपीज पर डे पर मील एग्जाम्प्ट होता है, यहाँ पर 60 रुपीज का मिल रहा पर मील फॉर 300 वर्किंग डेज। He claim electricity and water charges incurred by him for his residence 1600 per annum, entertainment and traveling allowances in full. His contribution to company's recognized provident fund is at rupees 2,000 per month, and employer contribute an equal sum. The interest credited to the provident fund account is rupees 12,000 at 9.5% पर कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी। तो देखिए आरपीएफ में कितना इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट होता है, अगर 9.5% के रेट से इंटरेस्ट मिलता है तो वो एग्जाम्प्ट होता है, इट मीन्स यहाँ पर इंटरेस्ट बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होगा। एंड कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉय की सैलरी के 12% तक एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, मीन्स अगर एम्प्लॉय की सैलरी के 12% से अगर एम्प्लॉयर आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन करता है तो जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल होता है। अगर 12% से ज्यादा नहीं किया है तो बिल्कुल भी फिर आरपीएफ का अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। चलिए देखिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी 12,000 पर मंथ है, तो 12,000 इंटू 12 1 ईयर का निकल के आ जाएगा 1,44,000, ठीक है 12,000 इंटू 12 तो कितना आ गया आपका 1,44,000। एंड जो बोनस था, बोनस कितना था 6 मंथ सैलरी के इक्वल था, तो 12,000 इंटू 6 कितना आ जाएगा आपका 72,000, ठीक है। कमीशन, कमीशन 4 मंथ सैलरी के इक्वल था, तो 12,000 इंटू 4 48,000 आ जाएगा। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस कितना था, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस था आपका 500 पर मंथ, तो 500 इंटू 12 6,000 आ जाएगा 1 ईयर का। देन रेंट फ्री क्वार्टर, तो रेंट फ्री क्वार्टर की हमें यहाँ पर देखिए वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें। तो जब पॉपुलेशन सिटी की गिवन हो तो पॉपुलेशन के हिसाब से हम वैल्यूएशन करते हैं किसका, रेंट हाउस का। तो रेंट फ्री हाउस की वैल्यू कितनी होगी 10% ऑफ सैलरी। क्यों, क्योंकि जब पॉपुलेशन आपकी 10 लाख से 25 लाख के बीच होती है सिटी की पॉपुलेशन, तो उस केस में 10% ऑफ सैलरी क्या होता है, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर देखिए सैलरी के पर्पज से क्या क्या इंक्लूड होता है। बेसिक सैलरी ऐड होती है आपकी, बोनस ऐड होता है आपका, कमीशन ऐड होता है, एंड आपका डीए ऐड होता है अगर वो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, बट यहाँ पर डीए नहीं है। एंड आपका जो वैल्यू ऑफ और देखिए एंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी क्या होता है, टैक्सेबल होता है, तो 6,000 इसको भी ऐड कर देंगे, तो टोटल सैलरी कितनी आएगी रेंट फ्री एकोमोडेशन के पर्पज से 27,000 रुपीज, ठीक है। कितना आ जाएगा 1,20,000, यहाँ पर आपका आ जाएगा 144, 2,70,000 रुपीज यहाँ पर आपका निकल के आएगा सैलरी का टोटल, ठीक है। 1,44,000 प्लस 72 प्लस 48 प्लस 6,000, तो इसका टोटल निकल के आ जाएगा आपका 2,70,000। देन इसका हमें कितना परसेंट अमाउंट निकालना है 10%, तो 2,70,000 का 10% कितना हो जाएगा 27,000 रुपीज। अब यहाँ पर देखिए जो हाउस है वो कैसा है
फर्निश्ड है, तो फर्निश्ड हाउस के केस में क्या होता है, 10% जो फर्नीचर की कॉस्ट है वो भी क्या होती है, टैक्सेबल होती है। तो देखिए यहाँ पर फर्नीचर की कॉस्ट कितनी थी, फर्नीचर की एंड फिटिंग का कॉस्ट था आपका 10,000 रुपीज का। तो यहाँ पर 10,000 का 10% कितना आ जाएगा, 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपीज, तो इसमें 1,000 रुपीज और ऐड कर लिए जाएंगे किसके, फर्नीचर के। तो टोटल रेंट फ्री हाउस का जो टैक्सेबल वैल्यू वो निकल के आ जाएगा 28,000 रुपीज। ठीक है, तो आपका आ गया वैल्यू ऑफ रेंट फ्री क्वार्टर 28,000 रुपीज। अब हम बात करते हैं आरपीएफ की। तो देखिए जो इंटरेस्ट था वो तो एग्जाम्प्ट है क्योंकि 9.5% के रेट से मिला है। अब हमें यहाँ पर एक्सेस कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा एम्प्लॉयर का ओवर 12% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी। तो पहले हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय की 12% सैलरी कैलकुलेट करेंगे, देन हम कंपेयर करेंगे कि भाई ज्यादा उससे कंट्रीब्यूशन किया है या फिर नहीं किया। तो देखिए सैलरी कितनी है एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय की सैलरी है यहाँ पर आपका 1,44,000, क्योंकि आरपीएफ में सैलरी के पर्पज से आपका ऐड होता है बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंसेस अगर वो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या रिटायरमेंट बेनिफिट से दिया हो, प्लस कमीशन अगर वो फिक्स परसेंटेज के बेस पर गिवन हो। तो यहाँ पर जो कमीशन तो है बट वो फिक्स परसेंटेज के बेस पर नहीं, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आरपीएफ के लिए सैलरी के पर्पज से सिर्फ बेसिक सैलरी आएगी 1,44,000। तो 1,44,000 का हम कितना परसेंट निकालेंगे, 12%। तो 1,44,000 का 12% निकल के अमाउंट आएगा 17,280 रुपीज। देखिए यहाँ पर ये जो निकला है 12% एक इसका है, ये 1,44,000 का ही निकला है 17,280 रुपीज। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कितना कर रहा था आरपीएफ में, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा था आरपीएफ में 2,000 पर मंथ। इट मींस 1 ईयर का कितना कंट्रीब्यूशन हो गया 24,000। तो जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन वो निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 6,720 रुपीज, जो कि क्या है आपका टैक्सेबल है, तो इसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। देन फ्री लंच मिल रहा था 60 रुपीज पर डे पर मील का, जबकि एग्जाम्प्ट कितना होता है पर डे पर मील, एग्जाम्प्ट होता है 50 रुपीज। इट मीन्स 10 रुपीज आपके क्या है टैक्सेबल है। कितने डेज तक मिला, 300 डेज तक, तो 10 × 300 तो टोटल 3,000 आपका टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा फ्री लंच का। सभी को ऐड कर देंगे तो ग्रॉस सैलरी निकल के आएगा 3,07,720 रुपीज। देन लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, तो आपका टैक्सेबल सैलरी निकल के आएगी 2,57,720 रुपीज। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाकी के क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।